हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का एक स्पेशल पर्पस है। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता था और अनाउंसमेंट ये है कि आज से लेकर के अगले 40 डेज तक 40 दिनों तक, यानी कि आखिरी लेक्चर जो होगा वो 4 जून को होगा। तो इस बीच 40 दिनों में मैं हर रोज़ आपके लिए सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग लेक्चर लेकर के आऊँगा, जो कि 10 से 15 मिनट का हुआ करेगा। और आखिर इन सारे लेक्चर्स का पर्पस क्या है? तो पर्पस ये सोचा मैंने कि मुझे पता चला कि ये जो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, है ना, तो इन्हें सोशल स्टडीज़ में काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और ज्योग्राफी तो वो काफ़ी कुछ रिलेट कर पाते हैं, हिस्ट्री को भी वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। कई स्कूलों में टीचर इस चीज़ को अच्छे से बताते नहीं, है ना। तो मैं इन सारे बच्चों की इसी प्रॉब्लम को, इन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करने के उद्देश्य से ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं अगले 40 दिनों तक हर रोज़ आपके लिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और 10 के भी कुछ चैप्टर्स को मैं टच करूँगा, लेकर के चलूँगा। और इन सब के साथ साथ में अपने देश में जो ये जनरल इलेक्शन, चुनाव हो रहे हैं, है ना, हमारे देश में नई लोकसभा का गठन होने वाला है, पार्लियामेंट में नए एमपीज आएंगे। हो सकता है ये प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करें या नए प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसी भी बात हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में रिलेट करते हुए मैं एक एक करके आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो कि सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे, वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और उसे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये जो टॉपिक है सीबीएसई एनसीईआरटी की इस क्लास के इस चैप्टर से रिलेटेड है। और आजकल की लाइफ में जो हमारे देश में राजनीति हो रही है, ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप इसे किस चीज़ के साथ में रिलेट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, है ना, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो लेकर के आऊँगा, वो सब आपको समझाऊँगा। जैसे मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई इसकी शुरुआत क्लास 6 से ही करूँ। तो क्लास 6 में आपने देखा होगा कि चैप्टर 3 हमारा कहता है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि हमारे देश में एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन का दौर चल रहा है, चुनाव हो रहा है। तो यहाँ से ही मैं शुरू करना चाहूँगा। आगे चल कर के इसमें थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में भी है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको जब बताऊँगा तो मैं बताऊँगा कि भाई गांव में जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनका क्या रोल होता है और वहाँ पर ये किस तरह से सरकार चलाते हैं। शहरों में जो मेयर होते हैं, डिप्टी मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, वो कैसे सरकार चलाते हैं, है ना। म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा। अब जैसे बात आती है कि क्लास 7th में सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स क्या क्या हैं, तो पहला चैप्टर आता है इसमें इक्वलिटी के बारे में, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में हम सब लोगों को इक्वल राइट्स दिया हुआ है, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, किसी भी स्टेट में रहते हों। तो हमारे पास में जो चुनाव में वोट डालने का अधिकार है ना, उसकी वेटेज सबकी इक्वल है। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या हाथ होता है ना। फिर हम ये भी सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ये जो अलग अलग राज्य की सरकारें हुआ करती हैं वो कैसे काम करती हैं। इसमें फिर मैं आगे देख रहा हूँ कि और जो चैप्टर है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो नहीं है, तो फिर हम लोग अगली क्लास के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में आ जाते हैं हम लोग, जैसे कि क्लास 8 का टॉपिक आप देखो, तो क्लास 8 में तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर ही कहता है यूनिट 1 जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं क्लास के बच्चों को सबसे पहले यही पढ़ना है कि भारत का संविधान है क्या।
भारत में संविधान की ज़रूरत क्या है, और अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता, संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे देश में लॉ की क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिर सीखेंगे हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बात होती है कि हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। तो ये क्यों है, कैसे है? कुछ एक देश दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि सेक्युलर नहीं है, नॉन सेक्युलर हैं, तो वो कौन से देश हैं, सेक्युलरिज्म के फ़ायदे क्या हैं, ये जानेंगे हम लोग। चैप्टर 3 इस बारे में बताता है कि पार्लियामेंट क्या है, किस तरीके से पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है। पार्लियामेंट आप जान रहे हो ना, दिल्ली में है। तो ये जो हम लोग वोट डालने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, तो ये सारे के सारे एमपी वहीं तो बैठ करके मीटिंग करते हैं। फिर उसके बाद में जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है उसके लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो अपने पसंद के लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। तो हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, वहाँ पर लॉ कैसे बनाया जाता है। साथ साथ में हम लोग ये भी जानेंगे अगले चैप्टर में कि जुडिशियरी है ना, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में जो सरकार चलती है उसके पिलर्स क्या क्या हैं, तो 3 तो ऐसे ही हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है ना, लेजिस्लेटिव विधायिका, और तीसरा होता है जुडिशियरी उच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है हमारे देश के शासन को चलाने में। कई बार होता है ना कि 2 स्टेट्स आपस में किसी टॉपिक को लेकर के भिड़ जाती हैं। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल, कोई लॉ बनाया जाता है कि जिससे कोई स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करने को तैयार होती, या कभी कभी गवर्नमेंट के उस लॉ के अगेंस्ट में जनता सड़कों पर उतर आती है। तो उस केस में जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है कि उस लॉ के बारे में वो फिर से सारी चीज़ें एनालाइज करे, और कभी कभी वो गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आपको ये लॉ होल्ड करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। और कभी कभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ इस तरह की बातें फंस जाती हैं जो वो खुद से तय नहीं कर पाते, सो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट विल कम अप। आगे हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो मार्जिनलाइजेशन की स्थिति है वो क्या है, मार्जिनलाइजेशन को कैसे कॉन्फ्रंट किया गया है, और पब्लिक फैसिलिटीज़ और लॉ और सोशल जस्टिस का भी चैप्टर है। तो इसमें भी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अच्छा, अब जरा सा एक बार देख लूँ कि क्लास 9 के सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो देश में आजकल चल रही चुनावी सरगर्मी से, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखो, पहला चैप्टर ही कहता है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। हमारे देश में मोनार्की तो नहीं है ना, हमारे देश में डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो आखिर ये लोकतंत्र होता क्या है, और एक लोकतांत्रिक सरकार कैसे काम करती है, कैसे उसका चुनाव होता है, इसमें हम लोग जो साधारण लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो लोकतांत्रिक सरकार के गठन में, उसके फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। क्या हमारे पास पावर है कि हम इस सरकार को बदल सकें? क्या हमारे पास में पावर है कि हम नई सरकार बना सकें? क्या हमारे पास में पावर है कि जो हमारे शहर का एमपी है उसे बदल सकें, जो अगला प्रधानमंत्री होने वाला है उसे बदल सकें? सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स। अगला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में, कि आखिर हमारे देश का जो संविधान है वो किस तरीके से बना हुआ है। क्या हम लोगों ने अपने देश का संविधान बनाने के लिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह से जो और भी देश हैं, जापान, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश की, या उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्हें एडॉप्ट किया है? ये चीज़ समझेंगे। और इसका जो चैप्टर 3 है वो तो बस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति, ये चैप्टर तो पूरी तरह से आजकल की स्थिति को लेकर के है। ये जो अगले अभी से लेकर के 4 जून तक का जो माहौल हमारे देश में रहने वाला है, जिसमें अलग अलग पार्टी के जो लीडर्स हैं, प्रचारक हैं, वो अलग अलग शहरों में जाकर के चुनावी भाषण देंगे। उनका मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र रिलीज हो रहा है, जिसमें वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हाँ, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये पॉलिसी लाएंगे, ये पॉलिसी लाएंगे, ऐसे सरकार चलाएंगे।
तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि हमारे देश में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके लीडर्स कौन हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है ना, किस किस स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, कहाँ पर उनके एमएलए एमपी की संख्या क्या है, आज के देश में हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसमें मेजॉरिटी की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है और अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन सी है। तो बिल्कुल ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बेसिस पर आप ना बड़े अच्छे से अंदाज़ा लगा पाओगे कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या कैसे हो रहा है। चैप्टर 4 में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में है और चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में भी है कि हम लोग अगर एक लोकतांत्रिक सरकार के नागरिक हैं तो आखिर सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हम सबको क्या क्या अधिकार दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या राइट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या राइट्स हैं, चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एमएलए एमपी प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ज़रा सा देख लें कि क्या क्लास 10 के सिलेबस में भी ऐसी कोई चीज़ है जो आज के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, आज जो हमारे देश में चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी जो चैप्टर्स हैं पावर शेयरिंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से पावर शेयर करके देश को चलाते हैं। फेडरलिज्म हमारे देश को कहते हैं ना कि हमारा जो देश है वो एक फेडरल कंट्री है, ये एक संघ है, ये एक यूनियन है, 28 स्टेट्स का यूनियन है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे कि ये व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर के कोऑर्डिनेट करके कैसे सरकार को चलाती है। अगला चैप्टर है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसके बेसिस पर हमारे देश के पॉलिटिक्स में क्या कुछ होने के चांसेस रहते हैं, क्या कुछ हो चुके हैं, थोड़ा सा ये भी जानेंगे। चैप्टर 4 फिर से पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग डिटेल में जानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्किंग कल्चर के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। लास्ट चैप्टर जो है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में है कि आखिर लोकतांत्रिक सरकार से होता क्या है, और अगर हम इसे जज करने की कोशिश करें इन दी लेवल ऑफ सिनेरियो इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सिनेरियो है, ये तो बात क्लियर ही है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमारे देश में है, या वहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म में है। थोड़ा सा तो चेंज है ही ना। आप समझो कि जापान में राजा हुआ करते थे, वहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में अभी भी राजा रानी, उनके पास में थोड़ी सी पावर है, लोग काफ़ी ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। हालांकि वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन होता है। और अगर जैसे कंपेयर करें अमेरिका के साथ में, तो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जानते हो आप अमेरिका में इस तरह का सिस्टम है कि वहाँ का जो वोटर है वो एक साथ सीनेटर के लिए, गवर्नर के लिए, और उसके साथ साथ पैरेलल में वो अपने देश का प्रेसिडेंट चुनने के लिए भी वोट डालता है। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोग वोट करते हैं एमएलए के लिए, एमपी के लिए, बट वी डू नॉट वोट फॉर द पीएम। हम इस चीज़ के लिए वोट नहीं डालते कि हाँ अगला पीएम यही बंदा होगा। होता क्या है हमारे देश में कि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है, जो कि इस बार आने वाला है 4 जून को, 4 जून 2024 को, जिस दिन हम लोग अपने इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर अपलोड करेंगे, उस दिन शाम के 6 बजे तक या इस समय तक रात के 9 बजे तक में ये तय हो चुका होगा कि हमारे देश में अगली सेंट्रल गवर्नमेंट किस पॉलिटिकल पार्टी की होने वाली है और उसके मुखिया कौन हो सकते हैं, है ना। हम लोग उस दिन जान जाएंगे कि उस दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी कांग्रेस से होंगे या नरेंद्र मोदी बीजेपी से होंगे, या कुछ और बातें निकल करके आ रही हैं क्या। तो इस तरीके से अगले 40 दिनों तक मैं रोज़ आपके लिए एक
लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसका टाइम होगा 10 से 15 मिनट का, और ये आपके सिलेबस से मैच करता हुआ टॉपिक होगा, सिलेबस का टॉपिक ही होगा। लेकिन मैं इसे समझाते समय ये भी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से ये आज के हमारे देश में जो राजनीतिक हालात है, जो चुनाव हो रहा है, उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है और आप कैसे इसे रिलेट करके देख सकते हो। इसके बारे में अगर कोई न्यूज़ क्लिपिंग सुननी हो, इसके बारे में अगर न्यूज़पेपर में कुछ निकला हो, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आई होप आपको इस सीरीज़ का इंतज़ार रहेगा जिसमें हम लोग देश की राजनीति को किताबों के नज़रिए से देखेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक के नज़रिए से, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंतज़ार करो कल के वीडियो का, जो कि पहला वीडियो लेक्चर होगा सिविक्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसे मैं देश की राजनीति के साथ जोड़ करके आपके साथ में शेयर करूंगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप आसानी से समझ जाओगे। और तब आप देखोगे कि आखिर ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, टीचर्स इसे इंटरेस्ट लेकर के क्यों नहीं पढ़ाते, जबकि ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि अब इसी चुनाव से, इसी इलेक्शन से ये तय होने वाला है कि अगले 5 साल हमारे देश में किस पार्टी की सरकार होगी, वेदर वी विल बी रूल्ड बाय बीजेपी और कांग्रेस। हमारे देश में एनडीए की सरकार होगी या इंडी ग्रुप की सरकार होगी। क्या हमारा पीएम बदलेगा या हमारे पीएम वही रहेंगे। तो ये सारी बातें बड़ी दिलचस्प है ना, आपकी भी क्यूरियोसिटी होगी। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को एक सब्जेक्ट के तौर पर, और सब्जेक्ट है ही, आप देखोगे कि क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, तो सब्जेक्ट तो है ही। मेरा ये लेक्चर सीरीज उन बच्चों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है जो आगे चल कर के यूपीएससी बीपीएससी सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो आप कह लो कि आपके आईएएस फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत हो गई इसी लेक्चर के साथ में, और आप इसमें से कई सारे लेक्चर सीरीज़ को संभाल करके, हो सकता है डाउनलोड करके या प्लेलिस्ट बना करके रखना भी चाहो, ये आपके फ्यूचर में भी काफ़ी काम आने वाला है। तो और लंबी ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, इंतज़ार करिए कल मेरे नए लेक्चर का, जो कि रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से, जो कि रिलेटेड है आपकी स्कूल की किताब से, एनसीईआरटी की सोशल स्टडीज़ की बुक से, क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो मिलते हैं कल। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।